अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने यहाँ तक इन चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। हमने मतलब एक वेबसाइट जो है क्रिएट की थी। मैं दोबारा से उसी अपने होम पेज के ऊपर जा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने जैसे ये कंप्यूटर साइंस वाला जो हमारा मेन पेज था इसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है ये पेज हमने डिज़ाइन किया था। इसके बाद फिर हमने क्या किया था, एक लॉगिन का पेज बनाया था जिसके अंदर हमने एक फॉर्म क्रिएट किया था। इसके अंदर अब हम ईमेल एड्रेस और पासवर्ड वगैरह एंटर करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे की फंक्शनलिटी परफॉर्म करेंगे। इसके अलावा हमने जो है एक और पेज यहाँ पर क्रिएट किया था जो कि एक एडमिन के फोल्डर के अंदर डैशबोर्ड के नाम से था। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड डॉट php ये इसका ये एड्रेस है। ये वो पेज होगा जो यहाँ से लॉगिन करने के बाद यूजर जिस पेज के ऊपर जाएगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं बगैर लॉगिन किए हम इस पेज के ऊपर आ पा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगानी होंगी कि जब तक बंदा लॉगिन ना हो तब तक इस पेज का एक्सेस उसे ना मिले। तो सबसे पहले हम इस डैशबोर्ड डॉट php को जो कि एडमिन वाले फोल्डर के अंदर रखा हुआ है उसको हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से मैं एडमिन वाले पेज के ऊपर जा रहा हूँ, सॉरी डैशबोर्ड वाले पेज के ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ पर फिर मैंने डॉट डॉट का भी कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि क्या करता है। अब इस पेज को यहाँ पर हम जल्दी से क्विकली डिजाइन करते हैं। मैं यहाँ पर एक डिव बना रहा हूँ, इसको मैंने क्लास दे दी है कंटेनर के नाम से। ठीक है, इसके अंदर फिर एक क्लास और मैंने बनाई और इसको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ रो। ठीक है, इसके अंदर फिर एक डिव और है और इसको हम क्लास दे रहे हैं कॉल md3 की। ठीक है, और बाकी इसके अलावा जो दूसरा कॉलम हमारे पास बनेगा उसको हम जो बकाया हमारे पास कॉलम्स रह गए हैं बूटस्ट्रैप के, टोटल 12 कॉलम्स होते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से बात कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हमने इसको बाकी के जो 9 कॉलम्स थे वो असाइन कर दिए, यानी 3 और 9 ये टोटल हमारे पास 12 कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर मैं एक डिव और बनाता हूँ। इस डिव को मैं क्लास देता हूँ साइड बार के नाम से। इसकी अभी हम स्टाइलिंग करेंगे और इसके अंदर जो है एक अनऑर्डर्ड लिस्ट को हमें यहाँ पर क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर एक यूएल का टैग लगाता हूँ और इसके अंदर li, ये li का टैग, और यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल item1। ठीक है, और इसको यहाँ पर पे 3 या 4 बार 5 बार हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने इसको दिया 2 3 4 5। ठीक है, इसके अलावा मतलब अब ये जो कॉल md9 है, मैं यहाँ पर अपना जो एक इंक्लूड्स का फोल्डर में और बनाता हूँ एडमिन के फोल्डर के अंदर जाकर। बहुत ध्यान से देखिएगा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। अभी जो है मैं अपने CS वाले फोल्डर के अंदर आ गया हूँ दोबारा। यहाँ पर एडमिन का फोल्डर हमने क्रिएट किया था, इस फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर एक इंक्लूड्स नाम से और फोल्डर बना रहा हूँ। ठीक है, इंक्लूड्स नाम से एक और फोल्डर बना दिया है। अब इसके अंदर जो भी हमें एडमिन की चीजें इंक्लूड करनी होंगी वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम ये साइड बार का भी कोड ऐसा करते हैं उसी के अंदर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से उसको कट करता हूँ, यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट की, Ctrl+S करके इसको सेव करते हैं। CS के अंदर एडमिन के फोल्डर में हम मौजूद हैं, यहाँ पर इंक्लूड्स के फोल्डर में गए और यहाँ पर फिर मैं साइड बार डॉट php करके मैं इसको सेव करवा रहा हूँ और इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इसको थोड़ी सी इंडेंट हम सही कर लेते हैं। मैंने इसको यहाँ पर ये सेट कर दिया है। इसकी अभी स्टाइलिंग वगैरह बाकी है और हम इसको देख लेते हैं। अभी मैं इसको क्लास दे देता हूँ। यूएल के लिए मेरे ख्याल में क्लास जो है वो ग्रुप लिस्ट है आई थिंक, बूटस्ट्रैप की जो क्लास है। चलें इसको अभी हम देख लेंगे कि ये क्या काम करती है। मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं है, हम W3 स्कूल के ऊपर इसको देख लेंगे अगर ये सही काम नहीं कर रही होगी। तो होपफुली यहाँ तक चीज आपको समझ में आई होगी। और यहाँ पर फिर सिंपली जो है हम इंक्लूड्स PHP का एक टैग लगाएंगे जैसे हमने मेन पेज के ऊपर किया था और यहाँ पर हम इंक्लूड करके इस जो पर्टिकुलर फाइल को जो कि हमारे पास इंक्लूड्स के फोल्डर के अंदर, अब ये वाला जो इंक्लूड का फोल्डर है ये बेसिकली एडमिन के फोल्डर के अंदर है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये वो फोल्डर नहीं है जो हमारे होम पेज के साथ इंक्लूड का फोल्डर रखा हुआ है। तो इंक्लूड्स के फोल्डर के अंदर हमारे पास फाइल है साइड बार डॉट
PHP का नाम से, तो ये यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी। इसी तरह फिर जो जम्बोट्रॉन वाली जो एक और मैं फाइल यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, बल्कि ऐसा करते हैं मैं उसी फाइल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ जो हमने इस वाले इंक्लूड्स के फोल्डर में रखी थी हेडर के नाम से। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और इस फाइल को मैं इंक्लूड्स के जो एडमिन वाला मेरा फोल्डर है उसके अंदर मिलाकर यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ और इसको अब मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर जम्बोट्रॉन। अब इसके अंदर मुझे थोड़ी सी चेंजेस करनी है। क्या चेंजेस करनी है, मैं यहाँ पर एक बटन रखूंगा, ठीक है, और इस बटन को मैं क्लास दे देता हूँ BTN इसको दे देते हैं डेंजर। मुझे रेड कलर में ये बटन चाहिए और इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ लॉग आउट, ठीक है। इसको सेव कर दिया है और डैशबोर्ड के ऊपर हमने इसको लिंक भी कर दिया। तो अब इसको रन करके देख लेते हैं, होपफुली ये सही तरीके से काम करना चाहिए हमारे पास। तो आप देख सकते हैं ये आइटम्स आ गए हैं लेकिन ये सही नहीं आ रही है लिस्ट अभी। तो यहाँ से हम लिस्ट ग्रुप में चलते हैं यहाँ से और इसके ऊपर हमें क्लास करनी होती है लिस्ट ग्रुप नाम से। अच्छा, तो मैं दोबारा से साइड बार वाली अपने पेज पे जाता हूँ, लिस्ट डैश ग्रुप के नाम से इसका ना क्लास है। तो मैं इसको यहाँ आकर रिफ्रेश करता हूँ तो ये अभी भी सेट नहीं हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुई है इसमें। दोबारा देखते हैं W3 स्कूल पर लिस्ट ग्रुप, यहाँ पर लिस्ट ग्रुप है, लिस्ट डैश ग्रुप, लिस्ट डैश ग्रुप। तो ये काम करना चाहिए वैसे तो। लिस्ट ग्रुप आइटम, चलें इसको अभी थोड़ी देर में देखते हैं। पहले मैं इसकी स्टाइलिंग खुद से कर लेता हूँ। तो ये चीज़ हो गई। अब ये जो हेडर वाली फाइल थी इसको भी हमें अपने डैशबोर्ड वाली फाइल के अंदर लिंक करवाना है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ आकर मैंने इसको पेस्ट किया और इधर मैं लिखता हूँ हेडर डॉट PHP। तो डॉट PHP तो है ऑलरेडी, हम इसको जाकर फिर यहाँ पर आकर रिफ्रेश करते हैं। तो ये आपका हेडर जो है यहाँ पर आ चुका है और ये आपका जो है साइड वाला जो हिस्सा है वो आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, मैं इसको फुल स्क्रीन पे करना चाह रहा हूँ। तो ये यहाँ पर आएगा कंटेनर फ्लूइड, कंटेनर फ्लूइड करने से फुल स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा। आइटम्स इस तरह से आपके पास आ रहे हैं। अब साइड बार की मुझे अपनी स्टाइलिंग करनी है, तो मैं यहाँ पर आऊँगा और CSS एक्सटर्नल CSS के अंदर मैंने लिखा साइड बार का जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे चाहिए। तो हम UI कलर इसके ऊपर चलते हैं यहाँ से दोबारा और मुझे चाहिए ये पोमेग्रेनेट कलर, ठीक है। यहाँ से मैं इसको बैकग्राउंड कलर ये दे देता हूँ और इसका जो फॉन्ट कलर है वो मैं करना चाह रहा हूँ वाइट। आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर्स वगैरह इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और लिस्ट स्टाइल टाइप मैं इसका कर देता हूँ नन, होपफुली ये काम करना चाहिए। तो मैं यहाँ आकर अब इसको रिफ्रेश करता हूँ तो डॉट साइड बार काम नहीं कर रहा है हमारा, क्यों नहीं कर रहा है इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्लास हमने दी है साइड बार, इसको हम सेव करवा चुके हैं। डैशबोर्ड के ऊपर हमने इसको यहाँ इंक्लूड करवाया है और हमारी जो CSS की फाइल है वो भी यहाँ पर इंक्लूड होकर आ रही है, ठीक है। तो ये जो है हमारी लिस्ट का कलर, ये पोमेग्रेनेट जो हमने दिया था ये आ चुका है। अच्छा, समटाइम्स कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ चेंजेस करते हैं अपनी CSS के अंदर और फिर उसका इफेक्ट आपको आपके पेज के ऊपर नजर नहीं आ रहा था। उसकी वजह, जैसे अभी मेरे साथ हो रहा था, इसकी एक वजह ये होती है कि हम जो है मल्टीपल टाइम्स जब अपने वेब ब्राउजर्स को रिफ्रेश कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि कैशे उसकी मेमोरी फुल हो जाती है। तो आपको क्या करना होता है, कैशे मेमोरी को रिमूव करके दोबारा से उसको रिफ्रेश करना होता है। तो कंट्रोल का बटन दबाकर जब आप रिफ्रेश करेंगे ना, कंट्रोल F5 आप प्रेस करेंगे तो
कंट्रोल F5 करने से क्या होता है कि आपकी कैशे मेमोरी पूरी से पूरी खत्म हो जाती है और उसके बाद जो भी आपके पास नई चेंजेस हैं वो तमाम के तमाम आपको पेज के ऊपर नजर आ जाती हैं। तो ये आपको चीज नजर आ रही होगी जो अभी मैंने यहाँ पर किया है। अब मैं करना चाह रहा हूँ कि ये जो आपके पास साइड बार है ये फुल स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर दिखनी चाहिए। तो उसके लिए आप अपने ये जो CSS की हमने स्टाइलिंग की है इसके अंदर यहाँ पर हम इसकी हाइट देंगे। हाइट हम यहाँ पर देंगे 100 VH। अब ये जो VH है ये बेसिकली क्या करता है, पहले हम इसको देख लेते हैं। 100 VH देने से क्या हुआ, आपके ये जो व्यू का पार्ट है, ये जो आपका व्यू है पूरी स्क्रीन का, ये 100 आपने इसको दे दिया है, यानी जितनी आपकी स्क्रीन की हाइट है ये जो साइड बार है ये हमेशा उतनी हाइट के ऊपर रहेगी। अब ये वाला हो सकता है जो हमने यहाँ पर ये यूनिट इस्तेमाल किया है, अभी तक हमने पिक्चर्स देखे थे, परसेंटेज को देखा था, ये आपके लिए हो सकता है नया हो। तो ये व्यू हाइट है और एक आपके पास VW होता है जो कि व्यू पोर्ट की विड्थ के लिए होता है। ये जो बॉडी होती है हमारी HTML की, इसको आप कहते हैं आपका व्यू पोर्ट। तो ये हमने इसको दिया है 100 VH। तो ये अपनी जो भी व्यू पोर्ट है उसकी 100% ही आप एक तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन परसेंटेज के अंदर और व्यू पोर्ट के अंदर ये फर्क होता है कि व्यू पोर्ट आपका यहाँ से जो बॉडी है आपकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो भी स्क्रीन के अंदर जो कुछ नजर आ रहा है ये आपका व्यू पोर्ट होता है। तो इसकी जो VH और VW वाली चीज है ये आप 100 से ज्यादा नहीं दे सकते हैं, ये 1 से लेकर 100 तक ही आप इसको कोई वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि मैं अपनी साइड बार को फुल स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ से अगर स्क्रॉल बार आ भी जाती है, यहाँ पर अगर डेटा ज्यादा हो जाता है तो हम स्क्रॉल करते जाएंगे, लेकिन ये साइड बार अपनी जगह पर यहाँ पर 100 व्यू पोर्ट के ऊपर ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी यहाँ से। यहाँ पर मेरे देने का मकसद ये था। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। प्लस में इसके अंदर अब मैं थोड़ी सी जो है पैडिंग देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा साइड के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बहुत ज्यादा साइड के अंदर चीज जा रही है। तो मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल। ठीक है, इसको मैंने रिफ्रेश किया। अच्छा एक मिनट, इसका लिस्ट स्टाइल टाइप अभी यहाँ पर नहीं आया है, चलो इसको देखते हैं अभी। तो पैडिंग 50 पिक्सल मैंने इसको यहाँ पर असाइन कर दी है अभी। इसके अलावा यहाँ पर, अच्छा जी, तो हम ऐसा करते हैं, अच्छा हाँ मैं समझ गया क्या हुआ होगा। इसको हम यहाँ से हटाते हैं और इसको कॉपी करके, क्योंकि ये साइड बार जो है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट नहीं है, साइड बार के अंदर हमारे पास एक यूएल है। तो साइड बार के अंदर जो यूएल है उसको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ लिस्ट स्टाइल टाइप और फिर नन। ठीक है, इसको मैंने सेव किया और यहाँ आकर रिफ्रेश किया तो फिर आप देख सकते हैं इसके ऊपर से वो जो डॉट्स आ रहे थे वो यहाँ पर खत्म हो गए। अच्छा, अब हम इसको थोड़ी सी स्पेसिंग वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं, तो मैं इसी एक सिलेक्टर को कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ यूएल के अंदर। जो li टैग हमारे पास है उसको मैं यहाँ पर देना चाह रहा हूँ पैडिंग टॉप, और या बल्कि मार्जिन टॉप आप दे दें पहले। तो मैं इसको यहाँ पर दे रहा हूँ मार्जिन टॉप 20 पिक्सल दे देते हैं। तो इनके बीच में थोड़ी बहुत स्पेस यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो आपके सामने ये देख सकते हैं कि ये कुछ स्पेसेस ऐड हो रही है। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो स्पेस आ रही है और ये जो स्पेस आ रही है बिल्कुल यहाँ से खत्म हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने डैशबोर्ड वाली फाइल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर ये जो कॉल MD3 है इसको हम कर देंगे कि पैडिंग X0, यानी इस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर पैडिंग X जो है वो 0 हो जाए। और यहाँ पर भी जो पैडिंग है, क्योंकि कॉलम्स जो है बेसिकली अपने साथ कुछ पैडिंग्स को डिफॉल्ट के अंदर वो ऐड कर रहे होते हैं, तो उन पैडिंग्स को हमने लेफ्ट और राइट से जो है 0 कर दिया इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए भी और इस पर्टिकुलर डिव के लिए भी, जिसको हमने 9 कॉलम्स दिए हैं, इसको 3 कॉलम्स दिए हैं। तो दोनों की X एक्सिस वाली पैडिंग को हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास है कंप्लीटली तौर पर एक अच्छा सा डैशबोर्ड। मैं इसको 100% सही तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिलहाल के लिए हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्टली अब डिजाइन हो चुका है। अब हम एक्चुअल के अंदर अपने डेटाबेस की तरफ मूव करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि देखें, जब हम यहाँ से अपने मेन पेज के ऊपर हैं, जो हमारा होम पेज है, ठीक है, होम पेज के ऊपर है, यहाँ से हम लॉगिन वाले पेज के ऊपर जा पा रहे हैं। ठीक है, ये लॉगिन वाला पेज है।
अगर किसी यूजर को आपके एडमिन के डैशबोर्ड का अगर लिंक मालूम है और वो उसको यहाँ पर एंटर कर देता है इस तरीके से डायरेक्टली, देखें इस डैशबोर्ड वाले पेज का लिंक हमने कहीं पर भी अपनी वेबसाइट में यहाँ पर दिखाया नहीं है किसी को भी, लेकिन अगर किसी को डैशबोर्ड वाले पेज का लिंक पता है और वो उसको डायरेक्टली यहाँ पर एंटर करता है इस तरह यूआरएल बार में, और वो एंटर करेगा तो वो डैशबोर्ड वाले पेज के ऊपर आ पा रहा है। तो अभी हमने क्या करना है कि सिर्फ उन यूजर्स को इस पेज का एक्सेस मिलेगा जो लॉगिन हो चुके होंगे, यानी उनका डेटा हमारे पास डेटाबेस में मौजूद होगा, वही इस पेज को एक्सेस कर पाएंगे। अदरवाइज जितने भी बाकी यूजर हैं वो उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके की चीज जो है हमें ये क्रिएट करनी है। फिर हम लॉग इन होने के बाद लॉग आउट की फंक्शनैलिटी को भी आज की क्लास के अंदर ही देखेंगे। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैं यहाँ से जो है लोकल होस्ट लिख रहा हूँ। अब हम डेटाबेस बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने लोकल होस्ट लिखा, आप लोकल होस्ट के डैशबोर्ड पर हैं, यहाँ से आपने जाना होगा php my admin पर। php my admin के ऊपर जब आप पहुंचेंगे तो अब ये आपके पास एक php my admin का ये जो पेज अभी खुलेगा, इस पर आप अपना डेटाबेस को और टेबल्स वगैरह को क्रिएट कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा सकता अभी क्योंकि डेटाबेस की हमारी एक क्लास नहीं है। मैं क्विकली एक टेबल यहाँ पे बनाऊंगा। सबसे पहले हमें एक डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट करना होगा। मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं अपने डेटाबेस का नाम लिख देता हूँ CS। नॉर्मली आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट का नाम CS है तो मैं इसका नाम भी यहाँ पर CS रख रहा हूँ। CS नाम से हमारे पास डेटाबेस क्रिएट हो गया है। इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे। टेबल का नाम मैं यूजर रख लेता हूँ। इसके अंदर आप 4 कॉलम्स में ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से हम गो पे क्लिक कर देते हैं। अब ये आपके पास टेबल क्रिएट हो गया है। अब आपको इसकी जो है कौन कौन से इसके अंदर कॉलम्स होंगे, तो एक यूजर आईडी होगा, इसकी डेटा टाइप इंटीजर होगी, लेंथ डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती इंटीजर की, और यहाँ से इंडेक्स में हम इसको प्राइमरी की बना रहे हैं। अब प्राइमरी की और फॉरेन की वगैरह क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। और ये AI जो है बेसिकली ये है ऑटो इंक्रीमेंट, यानी जैसे जैसे यूजर के टेबल में डेटा एंटर होता जाएगा उसकी एक ऑटो इंक्रीमेंट की वजह से आईडी ऑटोमेटिकली 1 से इंक्रीमेंट होती जाएगी। यानी पहला यूजर जब होगा तो उसकी आईडी 1 होगी, सेकंड की 2 होगी, थर्ड की 3 होगी। हमें ये लिखनी नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली ऑटो इंक्रीमेंट फीचर की वजह से खुद ही यहाँ पर एंटर कर देगा। सेकंड जो है हमारे पास यूजर अंडरस्कोर नेम नाम से हम कॉलम बना रहे हैं। इसकी हम डेटा टाइप var4 रखेंगे, यानी वेरिएबल कैरेक्टर, और इसकी डेटा टाइप हम इसकी जो लेंथ है वो हम 50 कैरेक्टर्स दे देते हैं कि यूजर के नेम की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 50 होगी, और बाकी आगे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह हम यहाँ पर ईमेल के नाम से एक कॉलम बना लेते हैं। ये वो कॉलम होगा जो बेसिकली जिससे यूजर अपने आप को लॉग इन कर पाएगा, ठीक है। ये भी var4 है, और इसके हम फॉर एग्जांपल हम 200 रख लेते हैं, और इसको हम यहाँ पर यूनिक रखेंगे, यानी एक से ज्यादा यूजर्स की, यानी 2 यूजर्स की ईमेल एक जैसी नहीं हो सकती। ये जो कॉलम है ये यूनिक होना लाजमी है, ठीक है। और आखिर के अंदर हम पासवर्ड की फील्ड बनाएंगे जिसको हम यहाँ पर वेरिएबल कैरेक्टर रखेंगे। इसको भी हम फिलहाल के लिए 50 रख लेते हैं, और मेरे ख्याल में इनफ है बस इतने कॉलम्स। फिर अगर हमें बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम इसमें और डेटा ऐड कर लेंगे। और अब हम यहाँ से इसको सेव करवा देते हैं। सेव करवा दिया है। अब ये जो है आपके पास मतलब डेटा तो इसमें नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक टेबल है इस वक्त, लेकिन इसके अंदर 4 जो आप देख सकते हैं, यूजर आईडी इंटीजर, यूजर नेम var4, ईमेल var4 और पासवर्ड आपके पास var4 के नाम से ये टेबल बन गया। अब इसके अंदर एक हम डिफॉल्ट के अंदर मतलब डेटा डाल देते हैं खुद से, अभी बाद में फिर जब हम डालेंगे तो वो मतलब डेटा अपने वेबसाइट की मदद से डालेंगे। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर खुद से एक वैल्यू इसमें एंटर कर देते हैं। तो मैं इसमें यूजर नेम में एडमिन ऐड कर दिया है, और यहाँ पर ईमेल के अंदर में admin@admin.com के नाम से एक ईमेल मैंने इसमें ऐड कर दी है, और पासवर्ड में यहाँ पर 12345 ये एंटर कर रहा हूँ। यहाँ से इसको गो कर देते हैं। यूजर आईडी देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें ऑटो इंक्रीमेंट रखा है, तो ये खुद से ऑटो इंक्रीमेंट होकर इसको 1 असाइन कर देगा। मैं यहाँ से गो पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं अब जब ब्राउज हम करेंगे तो इस टेबल के अंदर हमारे पास जो है एक यूजर का डेटा जो है वो एंटर हो चुका है, 1 admin@admin.com और 12345।
तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि डेटाबेस हमने जल्दी से क्रिएट कैसे किया है और उसके अंदर हमने कौन कौन सी डेटा टाइप्स इस्तेमाल की हैं और कौन सा डेटा हमने इसके अंदर मतलब ऐड किया है। अब हम आते हैं अपने लॉगिन पेज के ऊपर। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ अभी लॉगिन के पेज के ऊपर। अब यहाँ पर कुछ चीजें समझने वाली हैं। देखें, जब आप सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तब क्या काम करना है आपको, वो चीज यहाँ पर बतानी होगी अपने वेब ब्राउजर को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आते हैं अपने लॉगिन फॉर्म वाले पेज के ऊपर। बाकी अभी मेरे ख्याल में इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, जो हमने इंक्लूड वाले फोल्डर बनाए थे इनको हम यहाँ से कट कर देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस रहे। और इसके अलावा स्टाइल डॉट की भी फिलहाल चलें, इसको रहने देते हैं। अच्छा, अब मैं लॉगिन वाले पेज के ऊपर आ गया। ये हमारा फॉर्म है। अब आपने बताना है कि जब यूजर सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करे तो उस वक्त क्या हो। तो उसके लिए फॉर्म के साथ एक एक्शन का एट्रीब्यूट आता है। तो यहाँ पर आप जाएंगे एक्शन के एट्रीब्यूट के अंदर और यहाँ पर आप लिखेंगे कि जब कोई यूजर सबमिट के बटन पे क्लिक करे तो ये फॉर्म आपको रीडायरेक्ट कर देगा लॉगिन डॉट पीएचपी फाइल के ऊपर। अब ये लॉगिन डॉट पीएचपी फाइल अभी इस वक्त बनी हुई नहीं है, अभी हम इसको यहाँ पर बनाएंगे लेकिन और उसके अंदर हम फिर अपना सारा के सारा कोड करेंगे, लॉगिन वाला जो प्रोसेस होता है वो। लेकिन समझाने का मकसद यहाँ पे क्या है कि ये जो एक्शन का एट्रीब्यूट है ये आपको रीडायरेक्ट करता है किसी और पेज के ऊपर जो आपने इसके डबल कोटेशन में दिया होगा सबमिट होने के बाद। यानी यूजर जब इस फॉर्म के अंदर डेटा एंटर करेगा और सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा तो आप ऑटोमेटिकली लॉगिन डॉट पीएचपी की तरफ आपको भेज दिया जाएगा। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। प्लस में अब जब लॉगिन डॉट पीएचपी के ऊपर आपको इस इनपुट टाइप के अंदर यानी ईमेल वाले इनपुट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है वो भी आपको चाहिए होगी और पासवर्ड वाले इनपुट बॉक्स के अंदर जो वैल्यू है वो भी आपको चाहिए होगी। तो उसके लिए आप यहाँ पर एक नेम नाम से एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। ये जो नेम का एट्रीब्यूट होता है बेसिकली इसके अंदर आप जो भी यहाँ पर लिखेंगे, मैं इसका नाम यहाँ पे दे रहा हूँ ईमेल और यहाँ पर एक नेम नाम से एट्रीब्यूट दे रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर दे रहा हूँ पासवर्ड। ठीक है। अब जब हम इसको ये वाले पेज के ऊपर, ये जो लॉगिन डॉट पीएचपी पेज के ऊपर हम अपने वेब ब्राउजर को भेज रहे हैं, इस पेज के ऊपर इन दोनों वैल्यूज को इस्तेमाल करने के लिए हम इस नेम के एट्रीब्यूट की वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे जो हमने यहाँ पर दी है। तो होपफुली आपको आगे चलकर अभी जब हम लॉगिन डॉट पीएचपी पे काम करेंगे तो ये ज्यादा चीज क्लियर हो जाएगी। बस आपने ये ध्यान में रखना है कि फॉर्म के अंदर जो भी वैल्यूज आप किसी और पेज के ऊपर ट्रांसफर करवा रहे हैं सबमिट के थ्रू, तो उसके लिए आपको नेम का एट्रीब्यूट लिखना यहाँ पर लाजमी होता है हर इनपुट फील्ड के साथ। चाहे आप चेकबॉक्स पर हो, चाहे आप रेडियो बटन पर हो, चाहे आप टेक्स्ट एरिया पर हो, आपको नेम का एट्रीब्यूट लाजमी इस्तेमाल करना होता है। इसी वजह से इसी एट्रीब्यूट की वजह से आप इन वैल्यूज को कहीं और या किसी और फाइल के अंदर इस्तेमाल कर पाएंगे, अदरवाइज आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो फिलहाल फॉर्म के लिए सिर्फ इतना ही चीज थी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हर इनपुट फील्ड के साथ आपके पास नेम का एट्रीब्यूट मौजूद होना लाजमी है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने किसी फोल्डर का नाम नहीं लिखा है, डायरेक्टली लॉगिन डॉट पीएचपी लिखा है। तो यहाँ पर हम इसी लॉगिन फॉर्म वाली फाइल के साथ लॉगिन डॉट पीएचपी फाइल को भी बना लेते हैं। तो ये जो है हमारी लॉगिन फॉर्म वाली फाइल है, इसी के साथ हम यहाँ पर लॉगिन डॉट पीएचपी फाइल को यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। अब ये लॉगिन डॉट पीएचपी आपके पास क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर मैंने PHP का अपना टैग लगाया। अब इसके अंदर आपको सबसे पहला काम, जब डेटाबेस के साथ आप डील कर रहे होते हैं तो उस वक्त जो है सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि आपने यहाँ पर अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करना होता है। तो कनेक्शन क्रिएट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, मैंने इसका कोड ऑलरेडी कर लिया है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इनको समझा देता हूँ कि यहाँ पर होगा क्या। देखें, आप सबसे पहले 4 वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे। अब ये जो है डिफाइन का एक कीवर्ड है जो बेसिकली आपके पास वेरिएबल की तरह ही काम करता है। यानी इसने क्या किया, ये आपसे थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं, एक को समझते हैं पहले। देखें, डिफाइन आपने लिखा और इसके पैरेंथेसिस में ये 2 आर्गुमेंट्स आपसे एक्सेप्ट कर रहा है। पहले आर्गुमेंट में आप जो वेरिएबल बना रहे हैं उसका नाम देंगे और दूसरे आर्गुमेंट में उस वेरिएबल की आपको जो वैल्यू स्टोर करनी है वो आप देंगे। अब डिफाइन का जो ये फंक्शन है ये बेसिकली करता क्या है, ये कांस्टेंट वेरिएबल्स को आपके पास पीएचपी में क्रिएट करता है।
कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं कि एक दफा जब आप वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर देते हैं उसके बाद आप उसकी वैल्यू को दोबारा चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो डीबी सर्वर नाम से आपके पास वेरिएबल बनेगा, ये आपके पास एक कांस्टेंट वेरिएबल बनेगा, बाद में फ्यूचर में कहीं पर भी आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो ये डिफाइन का फंक्शन बेसिकली इस काम में आता है। और ये जो वेरिएबल्स आप बनाएंगे कांस्टेंट वेरिएबल्स, उनके साथ आप डॉलर का सिंबल इस्तेमाल नहीं करते। तो होपफुली आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब जब आप डेटाबेस के साथ चीज कर रहे होते हैं तो आपको यहाँ पर चार चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले आपको एक अपने जो भी आप सर्वर पर काम कर रहे हैं उस सर्वर का नाम, दूसरा उस सर्वर का यूजर नेम, ठीक है, उस सर्वर के ऊपर कौन सा यूजर काम कर रहा है वो, इस सर्वर का ऊपर अगर कोई पासवर्ड सेट है तो वो, और जो डेटाबेस आप बनाया है यानी जिस डेटाबेस के ऊपर आप काम कर रहे हैं वो डेटाबेस आप यहाँ पर उस डेटाबेस का नाम लिखेंगे। तो बेसिकली चार वेरिएबल्स हैं, डीबी सर्वर, डीबी यूजर नेम, डीबी पासवर्ड और डेटाबेस। अब जो डिफॉल्ट के अंदर जब आप जैम्प को इंस्टॉल करते हैं ना, तो उसके अंदर ये चार चीजें डिफॉल्ट के अंदर, मतलब ये चौथी चीज नहीं, चौथे के अंदर तो आप अपने डेटाबेस का नाम लिखेंगे जो आपने अभी अभी हमने जो क्रिएट किया था। बाकी की जो चीजें होती हैं वो डिफॉल्ट के अंदर यही रहती हैं। जैम्प को इंस्टॉल करने के बाद जब हम इस्तेमाल करते हैं तो लोकल होस्ट इसी तरह आप लिखेंगे, सर्वर का नाम, यूजर नेम जो है डिफॉल्ट में रूट ही होता है, और पासवर्ड जो है वो ब्लैंक ही होता है। अगर आप पासवर्ड को कभी माइस्क्यूएल पीएचपी माई एडमिन में जाकर माइस्क्यूएल का पासवर्ड चेंज करते हैं तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर लिखना होगा। सेकंड, इन चारों वेरिएबल्स को डिफाइन कर देने के बाद आप यहाँ पर MySQLi_connect नाम से एक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब सर शायद आपको पढ़ाएंगे तो हो सकता है वो आपको MySQL_connect भी पढ़ाएं और MySQLi_connect भी पढ़ाएं। तो दोनों फंक्शंस बेसिकली सेम ही काम करते हैं, लेकिन ये जो जितने भी MySQL वाले फंक्शंस हैं उनके साथ है कि आई जो है बाद में लगाया गया है। ये पहले जो PHP के फंक्शंस थे उनके अंदर ये मौजूद नहीं था। तो उनके अंदर जब ये आई वाले फंक्शंस मौजूद नहीं थे तो उस वक्त क्या होता था, कुछ उसमें फिर प्रॉब्लम्स आ गई थी, वो इसमें फिर हैकिंग बहुत आराम से होने लग गई थी। तो उन्होंने इस चीज को सिक्योर करके अपने MySQL के फंक्शंस को जो है थोड़ा सा एनहेंस कर दिया था। तो MySQL वाले जो भी फंक्शंस हैं वो तमाम के तमाम PHP में नए फंक्शंस हैं, और MySQL वाले जो फंक्शंस हैं वो थोड़े से ओल्ड हैं। तो आप जब भी इस्तेमाल करेंगे आपने ध्यान रखना है कि आप MySQL का कोई भी फंक्शन इस्तेमाल करें उसका लेटेस्ट वाला इस्तेमाल कीजिएगा, MySQL आई वाला। अभी जो है PHP का 8.0 वर्जन चल रहा है, और मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है कि ये आई वाले फंक्शन जो है आई थिंक PHP 4 में या 5 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है किस वर्जन में इंट्रोड्यूस किए थे, लेकिन PHP MySQL आई वाले जो फंक्शंस हैं, हम जितने भी डेटाबेस की क्यूरीज वगैरह चलाएंगे उन सब में MySQL आई को ही इस्तेमाल करेंगे। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब ये जो MySQL i_connect का फंक्शन है, ये आपके डेटाबेस को, जो अभी हमने CS वाला डेटाबेस बनाया है, इसको कनेक्ट करवाता है आपकी वेबसाइट के साथ। तो इस फंक्शन के अंदर आपको चार आर्ग्यूमेंट्स पास करने होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट वो जो अभी आपने सर्वर, जिस सर्वर पर आप काम कर रहे हैं, जो भी हमने यहाँ पर वेरिएबल बनाया है जिसकी वैल्यू लोकल होस्ट है, तो इसकी जगह पर लोकल होस्ट आ जाएगा। कॉमा लगाकर यूजर नेम, जो आपने यहाँ पर अभी रूट दिया है तो इसकी जगह पर रूट आ जाएगा। जो पासवर्ड आपने यहाँ पर सेट किया है, यहाँ पर अभी ब्लैंक है तो यहाँ पर ब्लैंक आ जाएगा। इसी तरह डेटाबेस का नाम जो आपने यहाँ पे CS दिया है तो यहाँ पर ये CS आ जाएगा। तो अब ये जो MySQL i_connect है, ये चार आर्ग्यूमेंट्स अपने पास एक्सेप्ट करता है, और ये फंक्शन चलने के बाद आपका डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट हो चुका होगा। यहाँ पर अब आपको बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये समझ लीजिए कि ये जो फंक्शन है ये चार आपके पास आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है। पहला सर्वर का नाम जो कि लोकल होस्ट है, दूसरा आपके यूजर का नेम जो आपके PHP माई एडमिन के ऊपर यूजर नेम चल रहा है, डिफॉल्ट में वो रूट होता है, ठीक है, पासवर्ड आपका ब्लैंक होता है डिफॉल्ट में, और आखिर में आप डेटाबेस, जिस डेटाबेस के साथ आप काम कर रहे हैं वो। तो इतना काम करने के बाद, अच्छा, इसको आपने फिर एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया है $DB। अब हमें पूरा हर बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब भी हमें कनेक्शन बनाना होगा हम सिर्फ $DB लिखेंगे तो ये आपका फंक्शन जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। या ये कनेक्शन वेरिएबल, इसको हम कनेक्शन वेरिएबल कहते हैं। अब इसको हम काफी जगह पर आगे चलकर अपने पास इस्तेमाल करेंगे।
तो होपफुली ये कनेक्शन किस तरह हुआ है ये आपको समझ में आ चुका होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी करते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग क्या यही एक अच्छी अप्रोच होती है कि आप इस पर्टिकुलर चीज को एक अलग से फाइल बनाकर यहाँ पर इंक्लूड करवा दें, जैसे अभी तक हमने किया है, लेकिन फिलहाल अभी मैं नहीं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट लैब में जब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर जाएंगे तो उस वक्त हम इसको एक अलग फाइल में करके एक यहाँ पर इंक्लूड करवा देंगे, जहां जहां पर हमें अपना डेटाबेस कनेक्शन चाहिए होगा। अच्छा, अब दोबारा चलते हैं यहाँ पर लॉगिन वाले पेज के ऊपर। देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब आप यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो आप login.php के ऊपर चले जाएंगे, और यहाँ से एक चीज मैं यहाँ पर मिस कर गया हूँ। यहाँ पर आपको एक मेथड भी देना होता है फॉर्म के साथ, जो यहाँ पर हम दे रहे हैं पोस्ट। अब आपको याद होगा, मैंने जब आपको HTML पे फॉर्म समझाए थे तो मैंने आपको बताया था कि मेथड पोस्ट और गेट का क्या काम होता है। तो जब हम पोस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम ये चाह रहे होते हैं कि हमारा जो डेटा इस फॉर्म का किसी और फाइल पर यानी login.php पे जा रहा है तो वो सिक्योर फॉर्म के अंदर जाए, उसको कोई भी बंदा URL बार में ना देख सके। तो इसलिए हमने यहाँ पर मेथड पोस्ट का इस्तेमाल किया है। अब ये जो पोस्ट है बेसिकली इसका काम आपको आज समझ में आएगा कि ये बेसिकली करता क्या है। तो इस फॉर्म के साथ हमने मेथड पोस्ट लगाया है, और यहाँ पर आकर अब हमने जो है अपना ये जो है क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर देखें, मैं एक एको करता हूँ। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब आपने यहाँ पर डॉलर पोस्ट का इस्तेमाल किया है, मेथड पोस्ट का इस्तेमाल किया है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा। तो मैं एक प्रिंट आर का फंक्शन है, इसके अंदर यहाँ पर मैं पास करूँगा $_ पोस्ट नाम से एक ग्लोबल हमारे पास वेरिएबल होता है। ये जो $_ पोस्ट है ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। इसके अंदर फॉर्म से रिलेटेड जितना भी डेटा आ रहा होता है वो इस पर्टिकुलर ग्लोबल वेरिएबल के अंदर सेव हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपको प्री इसको करके दिखा रहा हूँ। ये बेसिकली क्योंकि एक फॉर्म के अंदर हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, तो मैं यहाँ पर क्या इशू आया है। अच्छा, मैं यहाँ पर डबल कोटेशन बंद करना भूल गया। ठीक है, बल्कि इधर डबल कोटेशन की जरूरत नहीं है होपफुली। ठीक है, देख लेते हैं, यहाँ पर कोई एरर नहीं आना चाहिए। अब देखो, मैंने प्री के टैग के अंदर इसको $_ पोस्ट को मैंने यहाँ पर प्रिंट किया है, जो कि हमारे पास एक एरे है। ठीक है, एरे ये क्यों है, क्योंकि हमारे पास फॉर्म के अंदर यहाँ पर मल्टीपल वैल्यूज को ये लेकर आ रहा है मेथड पोस्ट। ठीक है, तो जो भी डेटा हमें फॉर्म से मिलेगा किसी और फाइल के ऊपर, वो पूरा का पूरा डेटा जो है $_ पोस्ट एक ग्लोबल वेरिएबल होता है जो पोस्ट मेथड की वजह से आ रहा है, उसके अंदर जो है सेव हो जाता है। तो अभी हम यहाँ से इसको अपने लॉगिन फॉर्म पर आते हैं। इसको मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ से मैं कुछ डेटा यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ से सबमिट करते हैं। सबमिट किया तो देखो अब हम कहाँ आ गए, login.php के ऊपर आ गए। ठीक है, ये जो भी हमने फाइल बनाई थी, और आप देख सकते हैं एक एरे है जिसके अंदर इसको ईमेल मिली और पासवर्ड मिला। ईमेल में हमने टाइप किया है abc@xyz.com, और यहाँ पर हमने पासवर्ड में टाइप किया है 1 2 3 4 5। अब ये किस तरीके से काम कर रहा है ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये जो वैल्यूज हैं हमने नेम के एट्रीब्यूट के अंदर अपने फॉर्म में दी है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये भी हमने अपने नेम के एट्रीब्यूट के अंदर फॉर्म में दी है। इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि नेम का एट्रीब्यूट लगाना आपको जरूरी है, क्योंकि जब यहाँ से जो डेटा है लॉगिन फॉर्म से, ये जब किसी और फाइल के ऊपर जाएगा यानी login.php के ऊपर जब ये जाएगा, तो इन वैल्यूज को इस्तेमाल करने के लिए हम इस नेम के एट्रीब्यूट की वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे, जो कि आपको यहाँ पर चीज नजर आ रही होगी कि ये जो $_ पोस्ट है इसके अंदर इस फॉर्म से आई हुई तमाम की तमाम जो भी मतलब वैल्यूज हैं वो इस पर्टिकुलर ग्लोबल वेरिएबल के अंदर हमारे पास अभी स्टोर हैं। तो इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, फिलहाल मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि पोस्ट मेथड का हमने इस्तेमाल क्यों किया है और इसके वेरिएबल की वैल्यूज को हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ तक आपके पास डेटाबेस का कनेक्शन जो है क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पर करते हैं एक मतलब काम शुरू करेंगे। मैं जल्दी से आपको इतना हिस्सा कॉपी करके यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि क्लास मेरे ख्याल में काफ़ी लंबी होती जा रही है। अब देखें, यहाँ पर जो है आपने एक लाइन लिखी है session_start के नाम से। सेशन स्टार्ट बेसिकली करता क्या है,
सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि सेशन होता क्या है। सेशन के बारे में मैं आपको यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ। बाकी सेशन से रिलेटेड आपकी एक अच्छी खासी क्लास और साथ जो है थ्योरी के अंदर ले लेंगे। सेशन बेसिकली आपके पास वेब ब्राउजर के अंदर एक मेमोरी होती है, आप ये समझ लें, जिसके अंदर आप अपने यूजर का कुछ ना कुछ डेटा जो है वो स्टोर करवाते हैं। सेशन बेसिकली आपके वेब ब्राउजर के अंदर एक मेमोरी स्पेस का नाम है, समझ लें, जिसके अंदर आप अपने यूजर का डेटा स्टोर करवाते हैं। जब कोई बंदा लॉगिन होगा तो उस बंदे की कुछ डिटेल्स को हम अपने सेशन मेमोरी के अंदर स्टोर करवाएंगे, तो उस चीज का नाम या उस जगह का नाम जो है सेशन है। तो सेशन के अंदर कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले आपको सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट का एक फंक्शन है वो कॉल करना पड़ता है। तो अब क्योंकि हम जो भी हमें चीज मिल रही है वो हम अपने यूजर के साथ जो है वो इस्तेमाल करने वाले हैं, तो मतलब अब जो यूजर ने ईमेल पासवर्ड वगैरह दिया है उसके डेटा को हम सेव करवाने वाले हैं सेशन के अंदर। तो इसीलिए हमने यहाँ पर सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट का जो फंक्शन है वो यहाँ पर कॉल कर लिया। उसके बाद जो है एक यहाँ पर इफ की कंडीशन आपके पास चलाई गई है। इसकी मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ क्विकली। अब देखें, एक ईमेल नाम से हमने फंक्शन वेरिएबल लिया है ईमेल, ठीक है, और इसके अंदर जो है ईमेल के अंदर हमने लिखा $_पोस्ट। अब ये $_पोस्ट वही ग्लोबल वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज को अभी मैंने यहाँ पर दिखाया था। अब ये जो $_पोस्ट है, अगर यहाँ पर नजर आ रहा हो, आप देख सकते हैं ये $_पोस्ट जो है ये एक एसोसिएटिव एरे है। पिछले क्लास के अंदर हमने बात की थी कि एसोसिएटिव एरे और इंडेक्स एरे में क्या फर्क है। ये एक एसोसिएटिव एरे है, ये इंडेक्स वैल्यूज को स्टोर नहीं कर रहा है बल्कि ये की के अंदर किसी वैल्यू को स्टोर कर रहा है। यानी ईमेल एक की है, इसके अंदर ये abcdxyz.com को स्टोर कर रहा है, पासवर्ड भी एक की है। तो बेसिकली अब हमने क्या किया है, $_पोस्ट के अंदर जो ईमेल की है उसकी वैल्यू को हमने सेव करवा दिया एक ईमेल के वेरिएबल के अंदर। इसी तरह पासवर्ड के वेरिएबल में हमने इस ग्लोबल वेरिएबल के अंदर जो पासवर्ड की में जो भी वैल्यू स्टोर है वो हमने पासवर्ड के वैल्यू को पासवर्ड के वेरिएबल को सेव करवा दिया यहाँ पर। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि अभी तक मैंने आपको क्या चीज समझाई है। अब जो भी यूजर ने फॉर्म में टाइप किया था वो आपके पास इस वेरिएबल में आ चुका है, और जो पासवर्ड की फील्ड में टाइप किया था वो इस वेरिएबल के अंदर आ चुका है। इसके बाद अब आप अपनी क्यूरी लिखेंगे। एसक्यूएल यहाँ पर आपने लिखा और सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर, यानी जो आपके डेटाबेस के अंदर टेबल का नाम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। मेरे ख्याल में हमने यूजर ही नाम दिया है टेबल का, हाँ नहीं यूजर्स है, सॉरी हमने यूजर्स नाम रखा है तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर ईमेल इज इक्वल टू, मतलब हम यहाँ पे चेक करवा रहे हैं कि ईमेल, ये वाला जो ईमेल है ये डेटाबेस के हमारे कॉलम का नाम है। अगर आप यहाँ पे देखें ये डेटाबेस के कॉलम का नाम है। आपको एसक्यूएल की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अभी हम डेटाबेस के साथ डील कर रहे हैं, एसक्यूएल की क्यूरीज किस तरह चलाई जाती हैं। तो ये ईमेल हमारे कॉलम का नाम है और पासवर्ड भी हमारे कॉलम का नाम है टेबल के अंदर। तो यहाँ पर हमने लिखा ईमेल इज इक्वल टू $email जो कि इस वेरिएबल का नाम है, और ये जो पासवर्ड है एंड पासवर्ड इज इक्वल टू ये जो पासवर्ड हमारे पास यहाँ से आया। तो अब ये क्यूरी एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास एक फंक्शन होता है mysql i_query। ये फंक्शन क्या करता है, बेसिकली आपको क्यूरी रन करके देता है। अब mysql i_query के अंदर आपको दो आर्ग्यूमेंट पास करने होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट वो जो आपका कनेक्शन वेरिएबल है, जैसे अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये जो कनेक्शन वेरिएबल है इसको हम मल्टीपल जगह पर जहां जहां पर हम क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे वहां पर जो है हम ये इस्तेमाल जहां जहां क्यूरी एग्जीक्यूट होगी वहां पर इस वेरिएबल का हमें इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर ये दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है mysql i_query। पहला वो होता है वेरिएबल का नाम जो आपका कनेक्शन वेरिएबल है, दूसरा वो जो आप क्यूरी रन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर आपने कनेक्शन वेरिएबल पास किया, सेकंड आपने अपनी क्यूरी को पास किया जो आपने एसक्यूएल के वेरिएबल में सेव की थी। अब जो ये जो फंक्शन है ये इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करेगा और उसके रिजल्ट को इस पर्टिकुलर रिजल्ट के वेरिएबल में सेव कर देगा। जरूरी नहीं है आप इसका नाम रिजल्ट रखें, इसका नाम एसक्यूएल रखें, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, फिर उस हिसाब से आपको यहाँ पर वैल्यूज को चेंज करना होगा। अब
जब ये MySQL आपकी इस क्यूरी को रन करेगा तो ये $_ रिजल्ट को आपको दे देगा। अच्छा, अब मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से इसको ये मैंने पेस्ट किया और इसको जो है हम अनकमेंट करते हैं। ठीक है, अब $_ को नहीं बल्कि हम इससे $रिजल्ट को, जो क्यूरी एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमें रिजल्ट आएगा, उसको मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ। तो मैंने डॉलर रिजल्ट को यहाँ पर प्रिंट किया है। ठीक है, Ctrl+S करके सेव किया। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जब ये क्यूरी रन होगी तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर होकर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आकर मैं दोबारा से चलता हूँ लॉगिन अपने मेन पेज पर। लॉगिन वाले पेज पर आते हैं। यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज एंटर करता हूँ 1 2 3 4 5, बल्कि ये भी आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। हमें एक्चुअल यहाँ पर जो हमने डेटाबेस में वैल्यू दी थी वो यहाँ पर एंटर करनी होगी। सबमिट करते हैं तो अब आप देख सकते हैं MySQL आई, यानी ये जो $रिजल्ट वाला जो हमारा वेरिएबल था उसके अंदर भी एक एरे ही रिटर्न हुआ है, लेकिन जो डेटाबेस की वैल्यूज थी वो यहाँ पर नहीं आ रही है। MySQL रिजल्ट का एक ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न हुआ है। बेसिकली ये जो हमें रिक्वायर्ड फील्ड थी उसने बता तो दिया कि मुझे यहाँ से फील्ड काउंट 4 मिली है। हमारे डेटाबेस में 4 ही फील्ड है, तो वो इसने बता तो दिया है कि 4 मिली है, लेकिन एक्चुअल जो डेटा हमें चाहिए था वो यहाँ से हमें मिला नहीं। और इसने ये भी बता दिया कि मुझे 1 रो रिटर्न हुई है। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब इस पर्टिकुलर चीज के चलने के बाद हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला है, तो उसके लिए फिर एक फंक्शन हमें और यहाँ पर एग्जीक्यूट करना पड़ता है, जिसका नाम है मैं एक वेरिएबल यहाँ पे बना रहा हूँ $रो इज इक्वल टू और MySQLi_fetch_assoc। ठीक है, अब ये फंक्शन करता क्या है अभी मैं समझाता हूँ। इसके अंदर आप पास करेंगे अपने $रिजल्ट वाले वेरिएबल को, जो अभी आपको ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर रिटर्न हुआ है। इसको आपने पास किया है MySQLi_fetch_assoc के अंदर। अब ये बेसिकली क्या है, फैच assoc का मतलब है फैच एसोसिएटिव एरे। जो कुछ भी इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको मिला है, इस ऑब्जेक्ट में से ये वाला फंक्शन आपको एसोसिएटिव एरे फैच करके देगा खुद से। ठीक है, अब ये फैच एसो बेसिकली एसोसिएटिव एरे को क्रिएट करने के लिए होता है। तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। अब इस $रो को हम यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं कि ये क्या हमें रिटर्न करेगा। तो यहाँ से $रो को मैंने सेव किया यहाँ पर, और यहाँ आकर जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, बल्कि हम login.php पे दोबारा नहीं, सॉरी, हम यहाँ पर login-form.php पर दोबारा चलते हैं। यहाँ पर मैं जो हमारे डेटाबेस की वैल्यूज थी वो यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ। सबमिट किया तो अब आप देख सकते हैं कि एसोसिएटिव एरे आ जाने के बाद ये 4 चीजें हमारे पास डेटाबेस में मौजूद थी, यूजर आईडी, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड, और इनकी जो वैल्यूज है जो हमने डेटाबेस में एंटर की थी वो आपके सामने यहाँ पर आ चुकी होंगी। तो जैसे मैंने आपको एसोसिएटिव एरेज पढ़ाते हुए कहा था कि ये एसोसिएटिव एरे जब भी हम डेटाबेस से कोई भी रिकॉर्ड लेकर आएंगे वो हमें एसोसिएटिव एरे की फॉर्म में ही मिलेगा। तो वो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर रिटर्न होगा। तो होपफुली अब चीज आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होगी। नई चीज समझ में आ रही है तो आपको ये वीडियो 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा देखनी होगी, क्योंकि ये जो अभी मैं आपको छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यही कॉन्सेप्ट फिर आपको हर जगह पर इम्प्लीमेंट करना है। यही सेम जो चीज है, पहले आप क्यूरी लिखेंगे, फिर उसको आप MySQL क्यूरी से रन करेंगे, फिर उसमें से आप एसोसिएटिव एरे को फैच करेंगे। यही तीनों फंक्शन, ये जो हमने काम किए हैं, ये हर क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको यही तीनों काम करने होंगे। तो इस चीज को समझना यहाँ पर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब क्यूरी अब एग्जीक्यूट हो चुकी है, आपके पास रिजल्ट भी आ गया है। अब इस रिजल्ट का आपने क्या करना है, मैं यहाँ से क्विकली इसको जल्दी से कॉपी करके आपको एक समझा देता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में घंटे भर की हमारी क्लास होने लगी है और अभी इसमें चीजें काफी बाकी रह गई हैं अभी भी। ठीक है, अब यहाँ पर जब आपके इस रो वेरिएबल के अंदर
डेटाबेस का तमाम डेटा फेच होकर आ गया है। अब यहाँ पर आपके पास एक फंक्शन और चलेगा MySQL i_num rows के नाम से। तो यहाँ पर एक वेरिएबल और लिया गया है काउंट के नाम से। ये फंक्शन आपने चलाया है MySQL i_num_ rows। ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि इस रिजल्ट के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी रोज हमें रिटर्न हुई है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया भी था 1 रो रिटर्न हुई है, तो वो 1 इसके अंदर आकर स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने इसकी कंडीशन चलाई कि अगर काउंट के वेरिएबल की वैल्यू 1 हमें मिली है तो उसके बाद ये काम करो, अदरवाइज आप एल्स कंडीशन के आकर एल्स कंडीशन के अंदर आकर ये वाला काम करो। यानी ये जो आपके पास 1 आएगा, ये तब 1 आएगा आपके पास जब आपकी ईमेल जो आपने एंटर की है वो डेटाबेस वाली ईमेल से मैच करेगी, और जो पासवर्ड आपने एंटर किया है वो डेटाबेस वाले पासवर्ड से मैच करेगा। जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब ये इसी काउंट वाले वेरिएबल को यहाँ पर 1 रिटर्न करेगा, ये रिजल्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो। तो अब अगर आपको यहाँ पर 1 रिटर्न होता है तो अब यहाँ पर आप ये जो $_सेशन, जैसे अभी मैंने आपको कहा था कि सेशन जो है एक मेमोरी का नाम है, तो ये भी एक ग्लोबल वेरिएबल होता है हमारे पास $_सेशन। बिल्कुल $_पोस्ट की तरह ही एक ग्लोबल वेरिएबल है जिसके अंदर हम मल्टीपल वेरिएबल्स को स्टोर करवा सकते हैं। तो $_सेशन के अंदर मैं एक यूजर आईडी के नाम से एक वेरिएबल बना रहा हूँ, और इसकी जो वैल्यू को हम सेव करवा रहे हैं वो सेव करवा रहे हैं जो हमें रो वाले वेरिएबल के अंदर यूजर की आईडी मिली है। ठीक है, और एक और हमने $_सेशन बनाया यूजर नेम के नाम से। ये बेसिकली वेरिएबल ही बन रहे हैं, लेकिन ये वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से अलग इसलिए है क्योंकि इन वेरिएबल्स को हम सेशन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, और सेशन वाले वेरिएबल जो होते हैं उनको हम अपनी वेबसाइट में किसी भी जगह पर किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ही आराम के साथ। ठीक है, तो डॉलर बस आपको सेशन स्टार्ट करना होगा जब भी आपने इनको इस्तेमाल करना है, उससे पहले ये ध्यान में रखना है आपको। तो यूजर आईडी, यूजर नेम और ईमेल नाम से ये 3 जो है हमने सेशन वेरिएबल बनाए हैं, और इन तीनों को हमने वैल्यू असाइन कर दी है जो हमें रो के अंदर मिली है यहाँ पर। यानी यूजर आईडी, ये सेशन वाली यूजर आईडी को हमने असाइन कर देंगे, यूजर नेम हम सेशन वाले यूजर नेम को असाइन कर देंगे, और ईमेल जो है सेशन वाले यूजर नेम को हम असाइन कर देंगे। अब इन तीनों के अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा स्टोर हो चुका है। फिर हम इसको हेडर नाम से पीएचपी के अंदर एक फंक्शन होता है जो आपको एक पेज से दूसरे पेज की तरफ मूव करवाता है या एक पेज से दूसरे पेज की तरफ लेकर जाता है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, आप लोकेशन लिखते हैं, उसके बाद फुल कॉलन लगाते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पर उस पर्टिकुलर यूआरएल को देते हैं जिसके ऊपर आप इसको मूव करवाना चाह रहे हैं। तो लोकेशन के ऊपर आपने मूव करवाया एडमिन, यानी एडमिन के फोल्डर में जाओ, वहां पर dashboard.php है, वहां पर आपने इसको मूव करना है अगर ये काउंट इज इक्वल टू 1 आता है तो। ठीक है, अगर ये यूजर नेम और पासवर्ड मैच नहीं होगा तो आपको यहाँ पर काउंट 1 नहीं मिलेगा कभी भी। तो हम यहाँ पर एक सेशन वेरिएबल बना रहे हैं एरर के नाम से, उसके अंदर हम यहाँ पर कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, इसको हम बाद में सेव करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हेडर हम इसको मूव करवाएंगे दोबारा लॉगिन फॉर्म वाले पेज के ऊपर। ठीक है, तो इतना अच्छा हम यहाँ पर इसको सेव करते हैं और फिर अब इसको चलाकर देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ से मैं जाता हूँ लॉगिन डैश फॉर्म.php के ऊपर। यहाँ पर सबसे पहले जो है मैं सही वैल्यूज को एंटर करता हूँ, तो मैं यहाँ पर देता हूँ अभी जैसे 1 2 3 4 5 एंटर किया, तो अब आप देख सकते हैं मुझे इसने रीडायरेक्ट कर दिया है dashboard.php के ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ से दोबारा जाता हूँ लॉगिन वाले पेज के ऊपर, लॉगिन डैश फॉर्म.php। यहाँ पर अब मैं कुछ गलत वैल्यूज को एंटर करता हूँ, जैसे एबीसीडी के नाम से हमारे पास एबीसी के नाम से हमारे पास कोई ईमेल स्टोर नहीं है। इसको मैं रन करता हूँ, तो अब देखें इसने मुझे क्या किया, दोबारा से लॉगिन डैश फॉर्म वाली फाइल के ऊपर ही यहाँ पर रिडायरेक्ट कर दिया है। इसने मुझे गलत, जब हमने इसको यूजर नेम पासवर्ड दिया है उस वक्त इसने मुझे यहाँ पर कुछ भी मतलब डैशबोर्ड वाली फाइल के ऊपर लेकर नहीं गया, बल्कि इसने मुझे यहीं पर जो है रोक दिया है, इसने मुझे आगे जाने नहीं दिया। तो होपफुली ये चीज आपको समझ में आ गई होगी।
अच्छा, अब यहाँ पर देखिए एक प्रॉब्लम और है। अभी देखें फॉर एग्जांपल हम लॉगिन नहीं हैं, ठीक है, आप ये कंसिडर करें कि इस वक्त हम लॉगिन नहीं हैं और हम यहाँ पर जो है अपने मतलब फाइल के ऊपर जाते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ एडमिन वाली फाइल के ऊपर, admin/dashboard.php। अगर हम लॉगिन नहीं है और हम इस फाइल के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, ये हमें इस फाइल के ऊपर लेकर आ रहा है बगैर लॉगिन हुए हुए भी। तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है। इस चीज़ को हमें यहाँ पर ख़त्म करना होगा कि ये हम किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपनी डैशबोर्ड वाली फाइल के ऊपर जाना होगा, डैशबोर्ड वाली फाइल के ऊपर, और जहां पर कोड शुरू हो रहा है वहां पर हमें अपना PHP का टैग लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक चीज चेक करेंगे कि सेशन यहाँ पर क्रिएट हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले सेशन, जैसे मैंने आपको बताया, जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप सेशन स्टार्ट के नाम से जो है एक सेशन स्टार्ट वेरिएबल, सॉरी, सेशन स्टार्ट जो है ये फंक्शन लिखेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर इफ की कंडीशन लगाएंगे। हम यहाँ पर कहेंगे इफ इज सेट, ठीक है, $_सेशन के अंदर यूजर नेम, अब मैंने इसका नाम क्या दिया था, यूजर नेम। ठीक है, मैं इसको कहता हूँ कि अगर $_सेशन के अंदर इस नाम से कोई वेरिएबल सेट किया हुआ है तब क्या हो, सेट नहीं किया हुआ, सॉरी हमें इसको नॉट लगाना पड़ेगा। अगर इस नाम से हमारे पास यूजर नेम के अंदर ये सेट नहीं किया हुआ है तब हम इसके ऊपर यहाँ पर ये जो लोकेशन वाली जो चीज हमने यहाँ लिखी है, ये वाला, इसको हम रीडायरेक्ट कर देंगे। कहाँ पर हम रीडायरेक्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से, और इसको हम भेजेंगे कहाँ पर, अपनी login.php के ऊपर। तो इस वक्त ये dashboard.php हमारे एडमिन के फोल्डर के अंदर आता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि आपको जाना होगा डॉट डॉट एक दफा एक फोल्डर पीछे, यानी एडमिन से एक फोल्डर पीछे, और वहां पर login-form.php के नाम से एक फाइल है, आप उस फाइल के ऊपर चले जाएं। अगर सेशन के वेरिएबल के अंदर ये वाला जो वेरिएबल हमने सेव करवाया था ये उस वक्त सेट नहीं हुआ है, यानी ऑब्वियसली अगर कोई बंदा लॉगिन हुए बगैर इस फाइल के ऊपर आने की कोशिश करेगा तो उस वक्त उसको सेशन के वेरिएबल में कुछ भी वैल्यू यहाँ पर नहीं मिलेगी। तो वो हमें दोबारा से login-form.php के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। उसके बाद एक फंक्शन और हम चला देते हैं सिक्योरिटी के लिए, डाई के नाम से। डाई का फंक्शन जैसे एग्जीक्यूट होता है तो उसके नीचे का जितना भी कोड है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होता। डाई का मतलब है कि वो इस फाइल को यहीं पर रोक देगा। तो इसको हम सेव करते हैं, यहाँ आते हैं, और सेशन को पहले हमें एक्सपायर करना पड़ेगा। सेशन एक्सपायर करने के लिए आपको अपने वेब ब्राउजर को कट करना होगा। तो मैं वेब ब्राउजर को दोबारा से ऑन करता हूँ। यहाँ मैंने लिखा localhost/cs। अब देखें यहाँ, अच्छा एक चीज और बता दूं, जैसे ही आप वेब ब्राउजर को कट करके दोबारा खोलते हैं तो आपका जो भी मतलब सेशन बना हुआ होता है वो सेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल जो होते हैं वो तमाम के तमाम खत्म हो जाते हैं, सेशन बिल्कुल नहीं हो जाता है। अब जब मैं लॉगिन के ऊपर जाता हूँ, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर कुछ गलत वैल्यूज एंटर करता हूँ जैसे ABCD वाली। तो जब ABCD वाली चीज हम करते हैं तो यहाँ पर सेशन मतलब हमारा लॉगिन हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर अब मैं दोबारा से वो एडमिन वाला जो डैशबोर्ड की फाइल है उसको लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हमने यहाँ पर कंडीशन नहीं लगाई थी इसके अंदर तब क्या हो रहा था कि हमें डैशबोर्ड के ऊपर जाने दे रहा था, लेकिन अब जब हम इसको यहाँ पर डैशबोर्ड वाली फाइल हम कंडीशन लगा चुके हैं, अब मैं इसको एंटर करूंगा तो इसने देखें मुझे दोबारा login-form.php के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया है। इसने मुझे डैशबोर्ड के ऊपर जाने नहीं दिया। मतलब ये है कि जब तक हम लॉगिन नहीं होंगे प्रॉपर तरीके से तब तक ये हमें वहां तक जाने नहीं देगा। तो अब हम इसको प्रॉपर लॉगिन करते हैं। एडमिन वाली फाइल के ऊपर मैं आया, यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3 4 5, सबमिट किया। अब हमारा यूजर नेम जो है वो क्रिएट हो चुका है और अब हम इस फाइल के ऊपर आ गए। अभी भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं लॉगिन हो चुका हूँ, लॉगिन होने के बाद अगर मैं यहाँ पर लॉगिन फॉर्म वाले पेज के ऊपर दोबारा जाता हूँ तो मुझे ये पेज दिखा रहा है। तो ये पेज इसको नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि हम तो ऑलरेडी लॉगिन हो चुके हैं। तो उसके लिए भी हमें यहाँ पर इस फाइल के अंदर जाना होगा। मैं यही एग्जैक्ट सेम कोड कॉपी कर रहा हूँ
और लॉगिन वाले पेज के ऊपर यहाँ पर आकर शुरू में यहाँ पर इस पेज के ऊपर मैं आके यहाँ पे डाल रहा हूँ। मैं इसको कह रहा हूँ सेशन स्टार्ट करो। अगर सेशन के अंदर यूजर नेम नहीं है, या इसको हम कहते हैं कि अगर सेशन के अंदर यूजर नेम का वेरिएबल सेट हुआ है, तब हमें ये लेकर चला जाए एडमिन के फोल्डर के अंदर dashboard.php के ऊपर। यानी जब हमारे पास सेशन के अंदर यूजर नेम सेट है तो ये हमें एडमिन के अंदर dashboard.php के ऊपर लेकर चला जाए। यहाँ पर मैंने इसको सेव किया, ठीक है। और यहाँ आकर अब देखिएगा मैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर जाता हूँ। मैंने इसको लिखा एडमिन dashboard.php, क्योंकि अभी हमारा सेशन का यूआरएल सेशन के अंदर यूजर नेम जो है सेट था, तो इसने हमें यहाँ पर अलाउ कर दिया। अब अगर मैं यहाँ से दोबारा लॉगिन वाले पेज के ऊपर लॉगिन फॉर्म वाले पेज पे जाने की कोशिश करता हूँ, तब क्या होगा कि इसने मुझे दोबारा डैशबोर्ड की तरफ रीडायरेक्ट कर दिया। मैं दोबारा दिखाता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉगिन फॉर्म.php। इस वक्त हम लॉगिन है। अब हम दोबारा से उस पेज के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं जो हमारा लॉगिन फॉर्म है, तो ये हमें अलाउ नहीं करेगा क्योंकि हम इस वक्त लॉग्ड इन है और ये हमें डैशबोर्ड के ऊपर दोबारा लेकर आ जाएगा। तो काफी हद तक हमने काम कर लिया है, सिर्फ अब हमारा लॉग आउट वाला काम रह गया है, तो इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। अब लॉग आउट बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक न्यू फाइल क्रिएट करनी होगी। तो मैं इसको यहाँ पर सेव कर रहा हूँ। इसका नाम मैं रखता हूँ यहाँ पर logout.php, और इसको सेव हमें कहाँ करवाना होगा, एडमिन के फोल्डर में, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर हमें लॉग आउट करवाना है। तो logout.php हमने एडमिन के फोल्डर में यहाँ रखा और इसको मैंने सेव किया। अब इस फाइल के अंदर हमें लिखना होगा, मैंने यहाँ पे php का टैग लगाया। सबसे पहले हम, क्योंकि सेशन को हमें यहाँ पे ख़त्म करवाना है, तो सबसे पहले हमें सेशन को स्टार्ट करना होगा। सेशन को स्टार्ट किया। सेकंड हमें यहाँ पर एक फंक्शन है सेशन अनसेट के नाम से, ठीक है, सेशन अनसेट करना होगा। सेशन अनसेट का फंक्शन बेसिकली क्या करता है कि सेशन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स बने हुए हैं उन सब वैल्यूज को ख़त्म कर देता है, या उन सब वैल्यूज को रिमूव कर देता है, और उन तमाम फंक्शन के वेरिएबल्स को रिमूव कर देता है। आखिर के अंदर हम सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय करेंगे। सेशन डिस्ट्रॉय बेसिकली क्या करता है, आपके सेशन को ही खत्म कर देता है। सेशन अनसेट और डिस्ट्रॉय में फर्क ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स की वैल्यू को खत्म करता है, लेकिन सेशन इस वक्त भी बना हुआ है, ठीक है। आप चाहें तो कोई नया सेशन की वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सेशन डिस्ट्रॉय बेसिकली क्या करता है, वो सेशन को ही खत्म कर देता है। उसके अंदर ये फंक्शन अगर आप चलाएंगे तो इस फंक्शन की वजह से सेशन अनसेट ऑटोमेटिकली चल ही जाता है, लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि आप इन दोनों को एक साथ लिखें, ठीक है। उसके बाद फिर हमें जो है इसको आगे कहीं सेंड करना होगा। तो यहाँ से हम हेडर, यानी जब लॉग आउट हो, तो लॉग आउट होने के बाद हम इसको कहाँ भेजेंगे, लॉग आउट होने के बाद मैं इसको कहता हूँ कि एक फोल्डर पीछे जाए, क्योंकि अभी हम एडमिन वाले फोल्डर में हैं, और यहाँ से login-form.php के ऊपर ये मूव कर जाए, ठीक है। और इसको मैंने सेव किया यहाँ आकर। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। अब जब मैं लॉग आउट के बटन, अच्छा इसके ऊपर हमने कोई अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है कि यहाँ पर जब क्लिक हो तो क्या हो, तो हमें यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। मैं यहाँ से जाता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर, और डैशबोर्ड के ऊपर जाकर header.php को हम यहाँ पर खोलते हैं। तो ये header.php मेरे पास कहाँ है, header.php जो है मेरे पास एडमिन के फोल्डर में इंक्लूड्स में यहाँ पर header.php है, ठीक है। इसके अंदर हमने यहाँ पर बटन के ऊपर ये लिखा है। अब इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, बल्कि ऐसा करते हैं, इसको बटन नहीं रखते हैं, इसको हम ए टैग कर देते हैं। ए टैग कर देते हैं, और ए टैग के ऊपर जब कोई क्लिक करे तो हम इसके ऊपर एक href का एट्रीब्यूट लगा देते हैं। href के एट्रीब्यूट पे हम इसको कहते हैं कि जब इस पे क्लिक हो तो इसको logout.php के ऊपर मूव कर दिया जाए। अब जब यहाँ से ये logout.php पे मूव होगा, हाँ बस ठीक है, तो ये लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब यहाँ पर आकर मैं एक दफ़ा फिर से रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो लॉग आउट हो गया। अब हम यहाँ से डायरेक्टली कहाँ आ गए, लॉगिन फॉर्म.php के ऊपर। एडमिन को दोबारा लॉगिन करते हैं 1 2 3 4 5,
ये हमें अब लॉगिन कर देगा, और लॉगिन होने के बाद यहाँ पर जब हम दोबारा से लॉगिन फॉर्म डॉट php के जाने की कोशिश करेंगे तो ये हमें नहीं लेके जा रहा। यहाँ से लॉग आउट करते हैं, लॉग आउट भी इस वक्त हो रहा है, और लॉग आउट होने के बाद हम यहाँ पर अगर एडमिन वाला URL टाइप करते हैं तो ये हमें उस पेज के ऊपर नहीं लेकर जा रहा है, ये डायरेक्टली हमें अपने लॉगिन पेज के ऊपर ही रख रहा है। अब यहाँ पर एक आखिरी चीज रह गई है, वो क्या है, तकरीबन ये सब कुछ हो चुका है। सिर्फ यहाँ पर मसला ये है कि जब हम कोई यूजर नेम और पासवर्ड गलत एंटर करते हैं और फिर इसको सबमिट करते हैं तो उस वक्त यहाँ पर हमें कोई मैसेज वगैरह शो नहीं कर रहा है कि क्या हो। तो यहाँ पर अब अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने यहाँ पर एक लॉगिन वाली फाइल के अंदर जब ये यूजर नेम और पासवर्ड मैच नहीं हो रहा है, यानी अकाउंट के अंदर हमारे पास 1 नहीं आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर एक सेशन वेरिएबल क्रिएट किया है एरर के नाम से, ठीक है, और इसमें मैंने वैल्यू स्टोर की है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। तो अब ये जो सेशन वेरिएबल है इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कहाँ पर, अपने लॉगिन वाले फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर, और मैं जाता हूँ यहाँ पर बटन के बाद, यानी फॉर्म के अंदर ही रहते हुए मैं यहाँ पर एक PHP का टैग लगाता हूँ दोबारा, ठीक है। PHP के टैग के अंदर मैं यहाँ पर इसको कहता हूँ इफ इज सेट $_ सेशन के अंदर अगर यूजर ने सॉरी इसका नाम क्या था, एरर है आई थिंक। ओके, मैं कोड जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ ताकि काम आसान हो जाए। तो मैं कॉपी करता हूँ और ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब सबसे पहले आपने सेशन को स्टार्ट करना है। हाँ, हमने यहाँ पे सेशन स्टार्ट भी नहीं किया था, तो सेशन को स्टार्ट किया। हमने कहा कि अगर सेशन के वेरिएबल के अंदर, यानी सेशन के अंदर हमारे पास एरर नाम से वेरिएबल स्टोर है, तब उसको क्या करना है, यहाँ पर हमें इसको एक मैसेज दिखाना होगा। तो मैं यहाँ एक डिव बनाता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर एको करवाना पड़ेगा। एको हम करवाते हैं इसके अंदर एक डिव को, ठीक है, और इस डिव को हम एक क्लास दे देते हैं। क्लास में इसको देता हूँ, यहाँ पर सिंगल कोट में देना होगा क्योंकि यहाँ पर हम बार डबल कोट इस्तेमाल कर चुके हैं। मैं इसको यहाँ पर क्लास देता हूँ अलर्ट, और अलर्ट डैश डेंजर के नाम से। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, और इसके अंदर जो है एको हमें करवाना है $_ सेशन के एरर को, ठीक है। अब ये सेशन के अंदर, इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू हमने सेव करवाई थी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, एको हो जाएगी। उसके बाद फिर हम अनसेट का अपना जो फंक्शन है, सेशन _अनसेट, वो हम चलाएंगे, और इसके अंदर जो है इस पर्टिकुलर ये जो हमने सेशन वेरिएबल अभी सेट किया है इसको हम यहाँ पर पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, इस पर्टिकुलर एरर को वो यहाँ से इस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ से रिमूव कर देगा। इसको हम सेव करते हैं और यहाँ आकर रिफ्रेश मैंने इसको किया तो यहाँ पर कुछ एरर आया है अभी लाइन नंबर 46 के ऊपर। तो जी ये यहाँ पर हमें एरर दे रहा है, एरर हमें कह रहा है कि लाइन नंबर 46 के ऊपर एरर है। तो आई थिंक ये यहाँ पर इस चीज़ का एरर दे रहा है। तो इसको हटाकर अगर हम यहाँ पर खुद से कोई मैसेज प्रिंट करते हैं, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, इसको मैंने सेव किया और यहाँ आकर अब रिफ्रेश करते हैं तो ये कह रहा है कि सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, अच्छा ये कह रहा है कि सेशन ऑलरेडी स्टार्ट है। तो हमें यहाँ से सेशन हटाना होगा क्योंकि हम ऊपर इस फाइल के अंदर सेशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो दोबारा हम सेशन को स्टार्ट नहीं कर सकते। अब इसको मैंने रिफ्रेश किया और इसको दोबारा रन करते हैं। अब ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा हम गलत वैल्यू एंटर करके देखते हैं। ABC वाली कोई ईमेल हमारे पास नहीं है, इसको मैंने सबमिट किया। तो अब देखें आपके पास इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड का जो है एरर आ गया है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा ही चुपक कर आ रहा है। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक क्लास 4 लगा देते हैं, PY नहीं MY हम लगा देते हैं, मार्जिन इसको दे देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा अब
यहाँ पर देखिएगा ये जो अनसेट का वेरिएबल है, ये यहाँ पर हमने इस्तेमाल क्यों किया। यहाँ पर अनसेट का वेरिएबल है, इससे पहले अभी मैंने आपने देखा होगा यहाँ पर मैंने सेशन अंडरस्कोर अनसेट इस्तेमाल किया था। अगर आप एक ही मतलब वेरिएबल को यहाँ से हटाना चाह रहे हैं सेशन में से, तो आप अनसेट का फंक्शन जो है इस्तेमाल करेंगे सेशन, और उसके अंदर उस वेरिएबल का नाम पास कर देंगे। ये करने की जरूरत क्यों पड़ी मुझे, देखें जैसे ही एक दफा अलर्ट यहाँ पर प्रिंट हो जाए, तो ये मैसेज प्रिंट होने के बाद मैं इस सेशन के वेरिएबल को खत्म करना चाह रहा हूँ, ताकि यहाँ पर अगर कोई दोबारा से इसको रिफ्रेश करे तो बार बार ये मैसेज नहीं आना चाहिए ना। इसको मैंने दोबारा से रिफ्रेश किया तो अब आप देख सकते हैं ये नहीं आएगा, ये सिर्फ एक ही बार आएगा और उसके बाद अनसेट का फंक्शन चल जाएगा। अनसेट का फंक्शन चलेगा तो उसके बाद फिर ये वाला जो एरर मैसेज है ये दोबारा से अब आपके पास नहीं आएगा जब आप इसको दोबारा रिफ्रेश करेंगे अनसेट वाले फंक्शन को इस्तेमाल करने की वजह से। तो होपफुली अब ये पूरी की पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ तक आपका लॉगिन सिस्टम पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर जो जो पॉसिबल चीजें मैं आपको समझा सकता था वो समझाने की कोशिश की है। इसके ऊपर आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी, जब भी जाकर आपको इसके ऊपर थोड़ी सी कमांड हासिल होगी। ठीक है, तो क्लास काफी ज्यादा लंबी हो गई है, इतनी ज्यादा बड़ी क्लास में करना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक टॉपिक को कंप्लीट करना यहाँ पर जरूरी था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है ऑनलाइन क्लास भी रखेंगे, उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में तो वो काइंडली उनको नोट करके रखिएगा, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक उन चीज़ों को फिर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।